हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर डॉक्टर मुस्कान एंड स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स में आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है। मैग्नेट ब्रेन्स बिलीव करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक यहाँ पे आपको मिलेगी एकदम फ्री एजुकेशन। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, अगर आप किसी भी मीडियम के हो तो आप जा सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे। एंड स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स के ई बुक्स, ई नोट्स भी अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है उसको क्लिक कीजिए। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं जो है www.magnetbrains.com। वहां जाके आपको बस ग्रैब ई नोट्स ऑप्शन को क्लिक करना है। एंड स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड सभी की एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड करता है। सो स्टूडेंट्स, देरी किस बात की, अभी जाइए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरी वीडियो से डेली अपडेटेड रहिए। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन जो है क्लास 8 साइंस क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। चलो तो शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट इन द ब्लैंक। सो यहाँ पे आपको एक लिस्ट दी गई है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक लिस्ट दी गई है जो है फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट्स एंड प्रिपरेशन। एंड यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स हैं। आपको इन ऑप्शन से चूज करके यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है उसको प्लेस करना है। सो ऑप्शन नंबर 1 है, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। ऐसे कौन सी चीज है जिसको हम एक ही तरीके को बहुत बड़े स्केल में एक ही टाइम पर साथ ग्रो करते हैं। सो क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? क्रॉप। सो क्रॉप एक ऐसा कह सकते हो काइंड ऑफ प्लांट रहता है जिसको हम सेम टाइम पे उगाते हैं, ग्रो करते हैं, कल्टीवेट करते हैं और बड़ी लार्ज स्केल यार्ड्स ऑफ लैंड्स में ग्रो करते हैं और एक ही टाइम पे प्लेस पे ग्रो करते हैं, उनको हम क्रॉप कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप ऑफ द सॉइल इज डैश ऑफ द सॉइल। अब हमें पता है कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में सबसे पहली स्टेप क्या होती है? प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। सो यहाँ मैं लिख देती हूँ प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। सबसे पहली स्टेप होती ही प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल है, जिसमें हम क्या करते हैं? ऊपर की लेयर को नीचे की लेयर से अच्छे से मिक्स कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लॉ, हो एंड कल्टीवेटर। कैसे करेंगे हम बहुत सारे कह सकते हैं प्लॉ लेंगे, प्लॉ से ऐसे ऊबड़ खाबड़ कर देंगे ताकि ऊपर की सॉइल नीचे की सॉइल से मिक्स हो जाए और हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है पूरी सॉइल में अच्छे से स्प्रेड हो जाए। नाउ ऑप्शन नंबर सी, डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन द टॉप ऑफ द वाटर। इसको हमने एक एग्जाम्पल से समझा था। आपने नोटिस करा है आपकी जो मदर्स हैं वो रात में ग्राम्स को भिगो के रख देती हैं एक बोल में, एंड जैसे ही वो सुबह उठती हैं तो कुछ वीड्स या कुछ ग्राम्स ऊपर फ्लोट करते हैं। तो वो जो फ्लोट करते हैं ऊपर, वो क्या होते हैं? वो हॉलो हो जाते हैं। और हॉलो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो डैमेज हो गए, वो खराब है। और हर खराब चीज ऊपर, हर हॉलो चीज ऊपर फ्लोट करेगी क्योंकि वो लाइट इन वेट हो जाती है। और इसी तरीके से आप अच्छे हेल्दी ग्राम्स को हॉलोग्राम्स, डैमेज ग्राम से सेपरेट कर सकते हो। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? डैमेज सीड्स वुड फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ द वाटर। तो डैमेज सीड्स क्या होंगे? ऊपर तैरेंगे बाकी के पानी से, बाकी के सीड से। नाउ ऑप्शन नंबर डी, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। अगर आपको एक क्रॉप को ग्रो करना है तो आपको सफिशिएंट अमाउंट में सनलाइट चाहिए और क्या चाहिए स्टूडेंट्स? आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए एंड वाटर चाहिए। क्यों? क्योंकि सॉइल में सारे न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर प्रेजेंट होते हैं, एंड अगर प्लांट को अच्छे से ग्रो करवाना है तो वाटर का होना भी बहुत ज़रूरी है एंड न्यूट्रिएंट्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। इज दैट क्लियर? चलो देख लिया आपने।
ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट आंसर है क्रॉप, बी का प्रिपरेशन, सी का फ्लोट, डी का वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। Now question number 2, मैच आइटम्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। यहाँ पे कॉलम ए के सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पे कॉलम बी के आपको कॉलम ए के राइट कॉलम बी के ऑप्शन से मैच करना है। सो सबसे पहला आता है खारिफ क्रॉप्स। तो हमें पता है स्टूडेंट्स खारिफ क्रॉप्स कौन से हैं, रेनी सीजन क्रॉप्स, एंड ये क्या होते हैं, ये रेनी सीजन में ग्रो करते हैं। सो यहाँ पे क्या है ऑप्शन नंबर बी, फूड फॉर कैटल, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, व्हीट, ग्राम एंड पी, पैडी एंड मेज। सो खारिफ क्रॉप्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, खारिफ क्रॉप्स होते हैं हमारे ऑप्शन नंबर ई जो है पैडी एंड मेज। एंड उसी की जगह राबी क्रॉप्स क्या होते हैं, जो ठंड में ग्रो करते हैं, और उसका एग्जाम्पल क्या है, व्हीट एंड ग्राम एंड पीस। नाउ ऑप्शन नंबर सी, केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होंगे, नाइट्रोजन, यूरिया, एनपीके। सो यहाँ पे क्या है, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट्स, ये क्या होंगे हमारे फर्टिलाइजर्स। नाउ ऑर्गेनिक मैन्योर क्या है, ये एक नेचुरल मैन्योर होता है, रिच इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है, डीकम्पोज फ्रूट्स वेजिटेबल्स रहता है। सो यहाँ पे क्या होगा, फूड फॉर कैटल, हम इसको ऑर्गेनिक मैन्योर इज एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। इज दैट क्लियर? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैन्योर क्या है, ये नेचुरल चीज है, तो ये काउ डंग, वेजिटेबल पील्स और इन सब से होगा। एंड ये क्या होगा, ये एकदम नेचुरल होगा। एनिमल का एक्सक्रीटा जो हमें पता है, गोबर, ये सब, एंड ये सब चीज़ें नेचुरली हम यूज़ करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, उससे मैन्योर बनाते हैं एंड प्लांट्स को सप्लाई करते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? चलो तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके करेक्ट ऑप्शंस। खारिफ क्रॉप्स क्या है हमारे, पैडी एंड मेज। खारिफ क्रॉप्स कब ग्रो करते हैं, रेनी सीजन में। राबी क्रॉप्स क्या है, विंटर क्रॉप्स, एंड ये क्या है, व्हीट, ग्राम एंड पी। नाउ केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होंगे, यूरिया, एनपीके। एनपीके स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। तो ये सारे जो सुपर फॉस्फेट्स हैं एंड यूरिया, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर्स। एंड ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होगा, गोबर और वेजिटेबल के जो पील्स होते हैं, फ्रूट के जो पील्स होते हैं, हमस, ये सारी चीजें क्या है हमारी ऑर्गेनिक मैन्योर। इज दैट क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 3, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। सो हमें पता है ये क्या होंगे हमारे, पैडी। नाउ स्टूडेंट्स, पैडी क्या है, राइस, कभी राइस बोलते हो मैम, कभी पैडी बोलते हो, क्या है, एक ही चीज है। राइस जब नेचुरली हमें मिलती है तो वो पैडी के फॉर्म में रहती है, उसके ऊपर एक आउटर कवरिंग रहती है, एंड उस कवरिंग को हमें हटाना पड़ता है ताकि हम राइस को खा सकें। राइस जो नेचुरली आप वो नहीं खा सकते, वो बहुत ही इम्प्योर होती है, हमें उसे सीरीज ऑफ कह सकते हो उस प्रोसेस में डालना होता है, आउटर कवरिंग हटानी होती है, तब जाके उसे हम राइस को हम मार्केट में देते हैं एंड तब जाके हम मार्केट से खरीद के खाते हैं। बट पैडी क्या है, पैडी एक नेचुरल फॉर्म ऑफ राइस है जो अवेलेबल रहता है, जिसका प्रोडक्शन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हम देख लेते हैं खारिफ क्रॉप्स क्या है हमारे, पैडी एंड मेज, वेयर एज राबी क्रॉप्स क्या है, ये विंटर सीजन में ग्रो करेंगे। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे हमारे, व्हीट, ग्राम्स, पीज, ये सब इसके राबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब पैराग्राफ लिखने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल मतलब कि आपको सॉइल को प्रिपेयर करना है ताकि आप सीड को इंसर्ट कर पाओ, डाल पाओ, बो पाओ। अब स्टूडेंट्स सॉइल का प्रिपरेशन कैसे करोगे, आप प्लॉ की मदद से करोगे। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को हम प्लॉइंग भी कहते हैं, प्लॉइंग को हम टिलिंग भी कह सकते हैं, जिसमें हम ऊपर और नीचे वाली सॉइल की लेयर को आपस में मिक्स करते हैं, क्योंकि नीचे वाली सॉइल में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। अगर हम ऊपर ही ऊपर अपने जो बीज को बो दें तो क्या होगा, अच्छे से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। थोड़े ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, अगर हमें रिच न्यूट्रिएंट्स चाहिए और हम चाहते हैं कि हमारी सॉइल अच्छे से ग्रो करे, तो क्या करना पड़ेगा, हमें प्लॉइंग करनी पड़ेगी।
नाउ प्लॉइंग करने का एक और एडवांटेज रहता है कि कई बार हमारी जो लैंड रहता है उसमें हार्ड बड़े बड़े बल्क्स बन जाते हैं, तो प्लॉइंग की मदद से हम वो बल्क भी तोड़ देते हैं छोटे छोटे पीसेस में। तो इससे क्या हुआ, हमारी सॉइल एक यूनिफॉर्म हो गई। अब इससे क्या हुआ, सॉइल जो हार्ड थी वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी एंड इससे पोर्स बन जाएंगे। पोर्स बनेंगे तो सॉइल अच्छे से वाटर अब्जॉर्ब करेगी, अच्छे से गैसेस का एक्सचेंज होगा और हमारी जो सीड है वो अच्छे से ग्रो कर पाएगी। एंड सोइंग क्या हो गया, सोइंग इज अ प्रोसेस जिसमें हम अपने सीड को बोते हैं। अब स्टूडेंट सीड को ऐसा भी नहीं कि बहुत डीप सो कर दे, अगर हमने बहुत डीप सो कर दे तो हमारा सीड ग्रो ही नहीं कर पाएगा। हमें एक ऑप्टिमम लेवल पे अपने सीड को सो करना पड़ता है ताकि वो अच्छे से न्यूट्रिएंट्स भी अब्जॉर्ब कर ले, वाटर भी अब्जॉर्ब कर ले, बिकॉज जो सीड के रूट्स होंगे वही सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर अब्जॉर्ब करेंगे जो एक प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए। नाउ वीडिंग क्या है स्टूडेंट्स, कई बार हमारी जो फसल है वो खराब हो जाती है कुछ प्लांट्स के ग्रो होने से। अब ये जो कुछ प्लांट्स रहते हैं ना, ये हमारी अच्छी फसल को के सारे न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो इन प्लांट्स का रिमूवल, तो प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वीड्स फ्रॉम द लैंड इज नोन एज वीडिंग। तो इसीलिए ये जो वीड्स हैं, इन अगर हमने सॉइल की प्लॉइंग बहुत अच्छे से करी है तो वीड के रूट्स तभी खराब हो जाएंगे एंड वीड्स ग्रो नहीं करेगा। बट फिर भी अगर आपकी लैंड में वीड्स ग्रो करे तो आप वीडिसाइड्स का यूज कर सकते हो। ये केमिकल्स रहते हैं जिसको हम स्प्रे करते हैं ताकि हमारी वीड्स ग्रो ही ना करें, या आप इजीली हाथों से वीड्स को प्लक कर सकते हो। ठीक है, इसका खुरपी से भी आप इस्तेमाल करके वीड्स को प्लक कर सकते हो। तो बेसिकली वीड्स वो अनवांटेड खराब प्लांट्स होते हैं जो ग्रो कर जाते हैं हमारी अच्छी खासी फसल के साथ और compete करते हैं उनके न्यूट्रिएंट्स एंड फूड के साथ, और हमारे जो अच्छे खासे प्लांट है, हमारी जो अच्छी फसल है, उसको अपने न्यूट्रिएंट्स अच्छे से मिले, कमी ना हो, इसलिए वीड्स का रिमूवल बहुत ज़रूरी रहता है। नाउ ऑप्शन नंबर डी, थ्रेशिंग। अब स्टूडेंट्स हमारी जो फाइनल क्रॉप रहती है हार्वेस्ट करने के बाद, उसके ऊपर कई सारे शाफ ऊपर अटैच रहते हैं। तो अगर आपको ग्रेन को शाफ से अलग करना है तो प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ग्रेन फ्रॉम द शाफ इज नोन एज थ्रेशिंग। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? इसका इस्तेमाल आप कंबाइन से कर सकते हो, हार्वेस्टर्स भी होते हैं, थ्रेशिंग की अलग मशीन, छोटे एरिया में अगर आपको थ्रेशिंग करनी है, वीड्स को शाफ से अलग करना है तो उसको आप विनोइंग मशीन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब इनको हम पैराग्राफ में पढ़ते हैं। और जो पहला था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, वो है सॉइल प्रिपरेशन इज नेसेसरी बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। सॉइल को प्रिपेयर करना, सॉइल अपने बीज को सो करने से बहुत ज़रूरी है। इट इन्वॉल्व्स टिलिंग, इसमें हम क्या करते हैं, ऊबड़ खाबड़ करते हैं, टिलिंग करते हैं अपनी सॉइल की, लूजन कर देते हैं, मतलब जो बड़े बड़े क्रम्स बन जाते हैं उस रॉक के वो भी ब्रेक डाउन हो जाते हैं। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इन द सॉइल एंड ब्रीथ ईजिली। और इससे क्या एडवांटेज रहता है, हमारे जो रूट्स रहते हैं प्लांट के वो अच्छे से स्प्रेड हो पाएंगे, और जितने अच्छे से वो स्प्रेड हो पाएंगे, सांस ले पाएंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाएगा, उतने अच्छे से आपकी क्रॉप ग्रो करेगी। नाउ ऑप्शन नंबर बी, सोइंग, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स। अब सोइंग क्या है, एक प्रोसेस है जिससे हम सीड्स को सॉइल के अंदर पुट करते हैं। ठीक है, इज कॉल्ड एज सोइंग। The tool used traditionally for sowing was seed is funnel shape. अब तो seed drills आ गए, पहले एक funnel shape का ऐसा, एक funnel shape का ऐसा, एक funnel shape का टूल यूज होता था जिसमें हम सीड्स को यहाँ से डालते थे एंड देन यहाँ पे वो सीड ट्रैवल करके सो जाता था। लेकिन अब सीड ड्रिल्स आ गए हैं, हम बड़ी बड़े लैंड्स में इजीली मशीन के हेल्प से, ट्रैक्टर के जितना बिग साइज ऑफ सीड ड्रिल्स होते हैं जो मल्टीपल सीड्स को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक दूसरे से सो कर देते हैं। बिकॉज अगर सीड्स पास पास सो हो जाएंगे तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगी और कोई भी प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो अगर फार्मर्स को अच्छे से अपने प्लांट्स ग्रो करने हैं तो वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे सीड्स को प्लेस करते हैं ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाएँ।
नाउअडेज सीड ड्रिल्स, अब आजकल क्या सीड ड्रिल्स यूज होने लगे हैं जो इजीली बड़े से लैंड में जल्दी से सीड को सो कर देते हैं। एंड इनका एडवांटेज क्या है, ये यूनिफॉर्मली एट अ प्रॉपर डिस्टेंस सो करते हैं। मैंने आपको एडवांटेज बताया कि सीड का एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे सो होना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो आसपास सो हो गए तो उनके अंदर ओवरक्राउडिंग हो जाएगी, और ओवरक्राउडिंग हो गई तो कोई भी प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, नाउ वीडिंग। अब हमने पढ़ा कि कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अनवांटेड अनडिजायरेबल ग्रो हो जाते हैं हमारी अच्छी क्रॉप के साथ, तो उनका रिमूवल इज नोन एज वीडिंग। Some undesirable plants grown along with the crop and these unwanted plants are called as weeds। और ये जो unwanted plant है इनको हम क्या कहते हैं, weeds कहते हैं। The process of removing of these weed plant is called weeding। और यही weeds का removal is known as weeding। अब आप क्या यूज कर सकते हो, वीडिसाइड्स भी यूज कर सकते हैं। वीडिसाइड्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो अपने पूरे लैंड में फार्मर्स स्प्रे कर देते हैं ताकि ये वीड्स डेड हो जाएं, और अगर ये ग्रो कर रहे हैं तो ये वहीं इनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाए। ऑप्शन नंबर डी, थ्रेशिंग। The process of separating the grain seeds from the chaff is called as threshing। अब हमें अपनी ग्रेन को उसकी जो ऊपर की परत है, जो शाफ है, उससे अलग करना है। इस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग कहते हैं। हम इस कैसे कर सकते हैं, आजकल लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी यूज होती है थ्रेशिंग की वो है कंबाइन। छोटे एरिया में अगर फार्मर को करना है तो वो विनोइंग मशीन का भी यूज कर सकता है। चलो, now question number 5, explain how fertilizers are different from manure। तो सबसे पहला डिफरेंस फर्टिलाइजर्स का हमें पता है क्या, कि दे आर आर्टिफिशियल, दे आर मैन मेड आर्टिफिशियल सब्सटेंस। सो फर्टिलाइजर्स क्या है, आर्टिफिशियल चीजें हैं जिनको हम फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस करते हैं। और मेन्योर क्या है, मेन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है। मेन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है जिसको हम नेचुरल चीजों से ग्रो करते हैं। मेन्योर में क्या क्या आता है स्टूडेंट्स, मेन्योर में आएगा काउ डंग, और क्या आएगा मेन्योर में, पील्स आएंगे, वेजिटेबल डीकम्पोज सारे पील्स आएंगे, और क्या आएगा मेन्योर हमस भी प्रोवाइड करता है। और क्या क्या होगा मेन्योर में, मेन्योर में ये सारी चीजें होंगी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे। तो मेन्योर जो रहता है वो रिच इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, और कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़रूरी रहते हैं फार्मर्स के लिए। क्यों, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं प्लांट को अच्छे से ग्रो करने में। इज दैट क्लियर? सो मेन्योर जो है वो नेचुरल है, लेकिन फर्टिलाइजर क्या है, आर्टिफिशियल। अब फर्टिलाइजर आर्टिफिशियल है इसलिए हम इनको कम क्वांटिटी में यूज करते हैं। मेन्योर नेचुरल है इसलिए आप इनको ज्यादा क्वांटिटी में यूज कर सकते हो। फर्टिलाइजर्स जो रहते हैं वो नाइट्रोजन यूरिया रिच रहते हैं। क्या रहते हैं, उनमें बहुत सारा नाइट्रोजन एंड यूरिया रहता है, लेकिन जो नेचुरल चीज है उसमें थोड़े कम नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है एज कंपेयर टू फर्टिलाइजर्स। तो क्या होगा, अगर आपको ऐसे प्लांट्स चाहिए जिनको ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत है तो वहां पे हम फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर मेन्योर यूज होता है। क्यों? क्योंकि ये हेल्दी है, इसके कम नुकसान है, और ये नेचुरल चीज है। हर नेचुरल चीज अच्छी तो होती ही है। इज दैट क्लियर? चलो अब इसका एक डिफरेंस चार्ट देख लेते हैं। फर्टिलाइजर्स क्या है स्टूडेंट्स, ये एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, और मेन्योर क्या है, मेन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कहाँ से बना, डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, गोबर से, ह्यूमन के वेस्ट से, यूरिन से, एंड प्लांट के रेसिड्यूज जो क्या है, जो है एनिमल वो प्लांट पील्स, वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स। तो ये सारी चीज़ों से हम मेन्योर बनाते हैं। फर्टिलाइजर्स आर्टिफिशियल रहता है। फर्टिलाइजर्स कहाँ बनता है, फैक्ट्रीज में बनता है। मेन्योर फार्मर्स अपने लैंड में खुद से बनाते हैं। मेन्योर फार्मर्स खुद बनाते हैं।
फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। ह्यूमस एक टॉप लेयर ऑफ सॉइल होती है जो रिच इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहती है, तो फर्टिलाइजर्स ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करते, वेयर एज मैन्योर ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट डिफरेंस, fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium। हमने पढ़ाई था क्योंकि फर्टिलाइजर्स आर्टिफिशियल हैं, इसलिए वो ज़्यादा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम कंटेंट में होते हैं। मैन्योर्स थोड़े कम रहते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जिनको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनमें हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, बट मैन्योर हम यूजुअली सारे प्लांट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? मैन्योर ईजिली फार्मर्स अपने लैंड में खुद प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर्स के लिए हमें बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चाहिए प्रोड्यूस करने के लिए। चलो, now come to question number 6, that is what is irrigation? irrigation क्या है? हमें पता है पानी डालना या सिंचाई करना अपने लैंड की, अपने फसल की, इरिगेशन होता है। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ प्लांट टू ग्रो। अगर पानी नहीं मिलेगा प्लांट को तो वो फोटोसिंथेसिस ही नहीं कर पाएगा, वो अपना खाना ही नहीं बना पाएगा। तो पानी बहुत ज़रूरी है क्रॉप को ग्रो करने के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि आपने एक बार पानी डाल दिया, फार्मर ने एक बार पानी डाल दिया और काम हो गया, नहीं। कॉन्टिन्यूस इंटरवल्स में पानी को डालना बहुत ज़रूरी रहता है। एंड पानी अगर नहीं मिलेगा प्लांट को तो वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा। अब इरिगेशन के भी स्टूडेंट्स कई सारे मेथड्स थे। पहले के ज़माने में इतने एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो मोट, ढेकली, ऐसे कई सारे सिस्टम्स थे जिनका यूज़ करके फार्मर्स इरिगेशन करते थे। लेकिन आजकल नए मेथड्स आ गए, मॉडर्न मेथड्स आ गए, जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम, जिससे ईजिली फार्मर अपने खेतों में पानी डाल सकता है। पहले के ज़माने में बहुत डिसएडवांटेजेस हुआ करते थे कि इतना ज़्यादा लेबर यूज़ होता था, फार्मर को बहुत मेहनत करके एक एक बार में पानी डालना होता था, जिसकी मदद से यूनिफॉर्म इरिगेशन नहीं होता था। हर क्रॉप को सेम अमाउंट ऑफ पानी नहीं मिलता था, तो हर क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं करेगी। लेकिन आजकल स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि पूरे लैंड को फटाफट जल्दी से हर क्रॉप को बिल्कुल एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर मिल जाता है। नाउ, और सबसे बड़ी एडवांटेज वाली बात है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हम कंजर्वेशन ऑफ वाटर भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जल है तो जीवन है। अगर पानी खत्म हो गया आगे चल के तो हमारी कमिंग फ्यूचर जनरेशंस कैसे सरवाइव करेंगी। इसलिए स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम से आप वाटर को कंजर्व भी कर सकते हो। कम से कम पानी यूज़ होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी स्प्रेड कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को प्रोवाइड कर सकते हैं, दूर डिस्टेंस तक स्प्रेड कर सकते हैं, एंड ये भी हम बहुत लिमिटेड सोर्स ऑफ वाटर में। सो ऐसे लैंड्स जहाँ पे बहुत कम पानी अवेलेबल है, उन लैंड्स में भी, उन जगहों पे भी हम अच्छे से पानी दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, जो है स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। नाउ आंसर देख लेते हैं। The artificial method of watering the plants for assisting in their growth is called as irrigation। पानी डालना प्लांट को ताकि उनकी ग्रोथ अच्छे से हो पाए, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इरिगेशन कहते हैं। मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स। और ये पानी आता कहाँ से है? ये पानी या तो लेक से आएगा, रिजर्वायर से आएगा, ट्यूबवेल से आएगा, वेल से आएगा, जो यूजुअली खेतों के पास अवेलेबल रहते हैं, तो वही होते हैं हमारे मेन सोर्स ऑफ वाटर। अब स्टूडेंट्स, कौन से दो मेथड मैंने आपको बताया जिससे हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं? वो है स्प्रिंकलर मेथड एंड ड्रिप मेथड। स्प्रिंकलर मेथड सिस्टम बहुत आसान है स्टूडेंट्स। आपको याद रखना है कि एक मेन ट्यूब होता है, उसके ऊपर वर्टिकल छोटे छोटे ट्यूब्स अटैच रहते हैं। इन छोटे छोटे ट्यूब्स पे क्या रहता है? रोटेटिंग नोजल अटैच है। क्या अटैच है? रोटेटिंग नोजल। एंड ये रोटेटिंग नोजल क्या करेगा? ये रोटेटिंग नोजल पूरे एरिया में रोटेट करेगा, हर तरफ रोटेट करेगा। एंड इसके ऊपर होल्स रहते हैं, जो सारे एरिया में अच्छे से पानी को डिलीवर कर देंगे।
सारे एरिया में अच्छे से पानी को डिलीवर कर देंगे। सो ये है मेरा स्प्रिंकलर सिस्टम। Sprinkler system, this irrigation system has an arrangement of vertical pipes। देख सकते हैं यहाँ पे vertical pipes लगे रहते हैं एक मेन पाइप से अटैच, एंड यहाँ पे बहुत प्रेशर में पानी आता है। जैसे ही मेन पाइप में प्रेशर में पानी आएगा, ये पानी कहाँ जाएगा, हमारे वर्टिकल छोटे छोटे पाइप्स में, एंड ये छोटे पाइप्स के ऊपर एक रोटेटिंग नोजल अटैच है, और वो रोटेटिंग नोजल क्या करेगा, चारों तरफ अच्छे से पानी को स्प्रेड कर देगा। It is more useful in the uneven and sandy land where sufficient water is not available। और ये बेस्ट होते हैं उन जगहों के लिए जहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं है, कम पानी है, और आपको अच्छे से अपनी लैंड में स्प्रेड करना है, तो स्प्रिंकलर सिस्टम बहुत अच्छे हैं उसके लिए। अब आते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे, जो है ड्रिप सिस्टम। अब अगर मैं यहाँ पे मेरी क्रॉप है, ठीक है, सो ये है मेरे क्रॉप का लैंड, यहाँ पे मैंने अपनी क्रॉप ग्रो करी है। सो ड्रिप सिस्टम में क्या होगा, यहाँ पे एक मैं पाइपलाइन को लगाऊंगी, यहाँ पे एक पाइपलाइन लगाऊंगी, एंड इस पाइपलाइन में होल्स है, ठीक है, इस पाइपलाइन में ऐसे, इस पाइपलाइन में, ये पाइपलाइन मेरे क्रॉप के एकदम बीचों बीच होगी, एंड यहाँ पे मैं ऐसे अपनी पाइप्स लगा दूंगी। अब क्या होगा, एक मेन सप्लाई होगा, एक मेन सप्लाई ऑफ वाटर होगा, यहाँ पे हो गया मेरा मेन सप्लाई ऑफ वाटर। तो जैसे ही ये मेन सप्लाई ऑफ वाटर आएगा, ये क्या करेगा, हर प्लांट को सेपरेटेड और अपना इंडिविजुअल पानी देगा, हर प्लांट को पानी मिल जाएगा, तो हर प्लांट के रूट के पास अच्छे से पानी आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ड्रिप सिस्टम। एंड स्टूडेंट्स, ये बेस्ट मेथड रहता है जहां पे पानी कम है और आपको कंजर्व करना है, क्योंकि हर प्लांट की रूट के पास अच्छे से पानी चला गया, एंड आपका पानी का वेस्टेज भी कम हो गया, एंड हर प्लांट को अच्छे से पानी भी मिल गया। तो कितना अच्छी चीज़ है, कितनी बढ़िया चीज़ है कि आपने कंजर्व भी कर लिया वाटर, साथ ही में आपने हर प्लांट को इंडिविजुअली अच्छे से सप्लाई करा है पानी, और वो अच्छे से ग्रो भी करेगा। तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में, दिस इरिगेशन सिस्टम हैज़ एन अरेंजमेंट ऑफ पाइप्स और ट्यूब्स विथ अ वेरी स्मॉल होल्स। यहाँ पे छोटे छोटे होल्स रहते हैं इस पाइप में, एंड जिनकी मदद से वो हर प्लांट को ड्रॉप बाय ड्रॉप और उनकी रूट्स को अच्छे से पानी सप्लाई करते हैं, और इस मेथड में पानी की वेस्टेज बहुत ही कम होती है, इसीलिए ये मोस्ट कह सकते हो एफिशिएंट मेथड ऑफ इरिगेशन है। इज दैट क्लियर? सो ड्रिप सिस्टम इज द मोस्ट एफिशिएंट मेथड फॉर डिलीवरिंग वाटर टू द प्लांट्स। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, अगर हम वीट को खारिफ सीजन में ग्रो करें तो क्या होगा? सो स्टूडेंट्स, हमें पता है वीट जो है वो क्या है, वो एक राबी क्रॉप है। वीट क्या है, एक राबी क्रॉप है, एंड राबी मतलब इनको विंटर सीजन में ग्रो करना है। एंड खारिफ क्रॉप्स क्या होते हैं, खारिफ क्रॉप ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनको रेनी सीजन में ग्रो करेंगे। तो अगर आप वीट को रेनी सीजन में ग्रो करेंगे तो अच्छे से ग्रो करेगी? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि वीट को बहुत कम पानी चाहिए, एंड आपने रेनी सीजन में ग्रो कर दिया तो रेनी सीजन में तो बहुत सारा पानी मिल जाएगा। तो ऐसी क्रॉप जिसको कम पानी चाहिए ग्रो होने के लिए, अगर आपने उसे बहुत पानी वाले सीजन में ग्रो कर दिया तो वो ग्रो ही नहीं करेगी। इसलिए वीट को हम विंटर सीजन में ही ग्रो कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलो, वीट क्रॉप इज सोन इन नवंबर एंड दिसंबर। विंटर सीजन में हम वीट क्रॉप को सो करते हैं। अब हम जैसे ही विंटर सीजन खत्म होगा तो मार्च और अप्रैल में इनकी हार्वेस्टिंग होती है। इट इज ग्रोन इन विंटर सीजन एंड रिक्वायर्स लेस वाटर। इनको बहुत ही कम पानी की जरूरत है। अगर हमने खारिफ सीजन में ग्रो कर दिया वीट को रेनी सीजन में जुलाई टू सितंबर, तो क्या होगा, ये ग्रो ही नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि इनको तो कम पानी चाहिए, हमने तो बहुत ही सारा पानी दे दिया। तो जब इनको बहुत सारा पानी मिल जाएगा तो ये अच्छे से ग्रो ही नहीं कर पाएंगी। ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8।
explain how soil gets affected by continuous plantation of crop in a field. स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था क्रॉप रोटेशन के बारे में. इसमें क्या होता है, अगर हम एक ही क्रॉप को एक सीजन में ग्रो करें एंड उसके जस्ट बाद दूसरी क्रॉप ग्रो कर दें, तो जो पहली क्रॉप है वो सारा न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर लेगी, एंड जैसे कि वो सारा न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर लेगी तो दूसरी जो क्रॉप हम ग्रो करेंगे वो ग्रो ही नहीं कर पाएगी अच्छे से, क्योंकि सॉइल के पास तो न्यूट्रिएंट्स ही नहीं बचे. इसलिए फार्मर्स क्या करते हैं कि जो पहली फसल होती है जैसे ही वो कटती है तो लैंड को अच्छे से प्लॉ करके मैन्योर डाल के फर्टिलाइजर्स डाल के छोड़ देते हैं, एंड देन जब थोड़े टाइम के लिए सॉइल वापस से न्यूट्रिएंट रिच हो जाती है तब जाके हम दूसरी फसल को सो करते हैं. इज दैट क्लियर? चलो. Continuous plantation of crops makes the soil poor in certain nutrients and crops take up the nutrients from the soil. और हमारे जो प्लांट हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं. पहली जो क्रॉप होती है वो सॉइल का सारा न्यूट्रिएंट्स ले लेती है, क्योंकि सॉइल से ही प्लांट न्यूट्रिएंट्स लेता है. और अगर हमने इसी में ही दूसरी फसल भी ग्रो कर दी तो सॉइल जो है वो न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है. अगर उसके पास न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है तो फसल को क्या देगी, तो फसल ग्रो ही नहीं करेगी अच्छे से. तो सॉइल बिकम्स इनफर्टाइल, मतलब बिल्कुल भी वो अच्छी नहीं रहती दूसरे क्रॉप को ग्रो करने के लिए. इट डज नॉट गेट इनफ टाइम टू रीप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स. इसलिए रीप्लेनिशिंग का मतलब वापस से आपको डालने पड़ते हैं न्यूट्रिएंट सॉइल के अंदर ताकि दूसरी फसल अच्छे से ग्रो कर पाए. इसके लिए कुछ समय फार्मर्स छोड़ देते हैं अपने लैंड को मैन्योर और फर्टिलाइजर्स डाल के, ताकि वो अच्छे से न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करे, न्यूट्रिएंट्स रिच हो जाए सॉइल, एंड देन सेकंड क्रॉप का ग्रो होता है. अब स्टूडेंट्स आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट आर वीड्स? तो हमने बताया अनवांटेड अनफेवरेबल क्रॉप्स जो हमारी अच्छी क्रॉप के साथ ग्रो हो जाते हैं उनको वीड्स कहते हैं. हाउ कैन वी कंट्रोल देम? तो हम वीडिसाइड्स का यूज कर सकते हैं, जो केमिकल्स होते हैं जिनको हम स्प्रे करते हैं अपने लैंड में ताकि हमारे वीड्स ग्रो ही ना करें. अच्छे से प्लॉ जो सॉइल होती है उसमें वीड्स ऑलरेडी बहुत कम ग्रो होते हैं, इसलिए प्लॉइंग ऑफ द सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए. The undesirable and unwanted plants which grow naturally along with the crop, ऐसे unwanted कह सकते हो desired plants जो grow हो जाते हैं हमारी अच्छी फसल के साथ, उनको हम weed कहते हैं. और इन वीड को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? विद दिस हेल्प. बहुत सारे तरीके हैं. एक होता है मैनुअली, जिसमें हम खुरपी का इस्तेमाल करके उनको क्रॉप फसल को अलग करते हैं सॉइल से, या आप क्या यूज़ कर सकते हो, वीडिसाइड को स्प्रे कर दो पूरे लैंड में. इससे क्या होगा कि वो ग्रो ही नहीं कर पाएगी, वो वहीं डेड हो जाएगी आपकी फसल. ठीक है. और अच्छे से प्लॉ करना चाहिए सॉइल को. जितने अच्छे से सॉइल प्लॉ होगी उतने कम ही वीड ग्रो करेंगे. टिलिंग बिफोर सॉइल, हमें पता है प्लॉइंग को टिलिंग भी कहते हैं, तो टिलिंग करना बहुत ज़रूरी रहता है सॉइल को अपनी सीड्स को सो करने से पहले. इट हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड द किलिंग ऑफ द वीड्स, क्योंकि अच्छे से वो सॉइल क्या करती है, अगर सॉइल को हमने अच्छे से प्रिपेयर करा है तो जो वीड्स की रूट्स होती हैं वो पहले ही उखड़ जाती हैं जड़ से, तो क्योंकि उनकी जड़ ही नहीं रहेगी तो वो ग्रो ही नहीं करेंगी. उसके बाद हम उन्हें, अब वो ग्रो तो कर गई, अब क्या करेंगे, आप उन्हें हाथ से भी हटा सकते हैं. फार्मर्स खुरपी की मदद से उन्हें हटाते हैं. ठीक है. तो हम उनको कह सकते हैं सॉइल को मैनुअली भी रिमूव कर सकते हैं वीड्स को. अब वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स, या हम वीडिसाइड स्प्रे कर दें पूरे लैंड में तो इससे भी हम किल कर सकते हैं वीड्स को. इज दैट क्लियर? सो हम क्या क्या कर सकते हैं, हम मैनुअली हटा सकते हैं, अच्छे से प्लॉइंग कर सकते हैं सॉइल की जिससे सारी जड़ी हट जाए, और हम वीडिसाइड का यूज़ भी कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. सो वीड्स का कंट्रोल हम कुछ इस तरीके से करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. Arrange the following boxes in a proper order to make a flow chart of sugar cane crop production. अब आपको एक शुगर केन का क्रॉप प्रोड्यूस करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल. सो सबसे पहली स्टेप होगी हमारी प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल.
उसके बाद क्या होगी स्टूडेंट्स, उसके बाद होगी सोइंग। अब हो गया प्लॉइंग द फील्ड, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल हम किससे करेंगे, प्लॉइंग द फील्ड के साथ। उसके बाद हम अपने सीड्स को सो करेंगे, सो करने के बाद उसमें क्या ऐड करेंगे, मेन्योर का ऐड करेंगे। फिर क्या करेंगे, उसे अच्छे से इरिगेट करेंगे। अब जब हमारी क्रॉप अच्छे से इरिगेट हो गई, पानी डल गया, वो ग्रो हो गई, उसके बाद क्या होगी, उसकी हार्वेस्टिंग। एंड हार्वेस्टिंग के बाद हम अपनी क्रॉप को फैक्ट्रीज भेज देंगे शुगर केन की, जहां पे वो ग्रो स्टोर होगी। इज दैट क्लियर? सो सबसे पहले हमने क्या करा, ये रहा आपका आंसर। सबसे पहले हमने सॉइल को प्रिपेयर करा, जो है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। उसके बाद वो कैसे करा हमने, प्लॉइंग ऑफ द फील्ड, प्लॉ की मदद से। उसके बाद हमने अपने बीज को सो करा, फिर हमने उसमें मेन्योर का एडिशन करा, फिर हमने अच्छे से इरिगेट करी अपनी सॉइल। फिर हम क्या करेंगे, अब हमारी सॉइल जब अच्छे से इरिगेट हो गई, प्लांट ग्रो हो गए, अब हम उसकी कटिंग करेंगे, जो है हार्वेस्टिंग। एंड देन अब जब हमारी जो फसल है वो कट गई, उसे हम फैक्ट्रीज भेज देंगे ताकि वो अच्छे से स्टोर हो पाए। इज दैट क्लियर? सो ये रहा आंसर नंबर 10। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11। अब आपको यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसको आपको इन पजल्स में फिल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले वो आपसे पूछ रहे हैं स्टूडेंट, सबसे पहले वो आपसे पूछ रहे हैं डाउन में प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स। तो 1, प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स, प्लांट को पानी डालने वाली प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो यहां पे हम कहते हैं, जो आई से शुरू होती है, किससे शुरू होती है, आई से, क्या है स्टूडेंट्स, वो इरिगेशन। सो यहां पे हम फिल कर देते हैं इरिगेशन। सो इरिगेशन इज अ प्रोसेस जिसमें हम पानी डालते हैं अपनी क्रॉप में, सिंचाई भी कहते हैं उसे। तो ये तो हो गया पहले का आंसर। अब आते हैं दूसरे, कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन। सो क्रॉप ग्रेन को अच्छी कंडीशन में बहुत टाइम तक रखने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम कहते हैं, ऐसे शुरू होती है, जल्दी से बता दो, स्टोरेज। सो स्टोरेज इज द प्रोसेस जिसमें हम हमारी जो हार्वेस्टेड क्रॉप है उसको अच्छे से ग्रो करते हैं और अच्छे से स्टोर करके रखते हैं सिलोज में, ताकि वो खराब ना हो, मॉइस्चर ना आए, इंसेक्ट्स ना आए और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना आए। तो स्टोरेज इज अ प्रोसेस जिसमें हम अपनी फसल को कटने के बाद अच्छे से संभाल के रखते हैं। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर तीसरा, जो 5th नंबर है, वो है सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल। तो हमने सबसे पहला आंसर क्या पढ़ा था कि क्रॉप एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको हम लार्ज स्केल में ग्रो करते हैं, एक ही टाइम पे और एक ही तरीके के प्लांट को। क्या है उसका आंसर, क्रॉप। सो क्रॉप ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको हम लार्ज स्केल पे, एक ही टाइम पे, एक ही समय पे, एक ही तरीके के प्लांट्स को साथ ग्रो करते हैं। चलो अब नेक्स्ट आते हैं हम, अ मशीन यूज्ड फॉर कटिंग दी मैच्योर्ड क्रॉप। अब हमें पता है कि हम हार्वेस्टिंग किससे करेंगे, हार्वेस्टिंग का मतलब मैच्योर क्रॉप्स की कटिंग करना। तो हार्वेस्टिंग किससे करते हैं हम, हार्वेस्टर से। तो यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए हमारा, हार्वेस्टर। सो हार्वेस्टर एक मशीन है जिसकी मदद से हम अपने क्रॉप की कटिंग करते हैं। फिर आता है राबी क्रॉप, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस। अब राबी क्या होती है, राबी होती है विंटर क्रॉप्स। और विंटर क्रॉप्स क्या है स्टूडेंट्स, वीट, ग्राम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ग्राम। एंड इनको हम विंटर में ग्रो करते हैं, इनको कम से कम पानी चाहिए रहता है ग्रो करने के लिए। फिर आते हैं अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्राम फ्रॉम द शाफ। अभी देखा था हमने, इसको हम कहते हैं, जल्दी से बताओ, विनोइंग। क्या कहते हैं इनको हम, विनोइंग। तो शाफ को ग्रेन से अलग करने की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, विनोइंग कहेंगे। और विनोइंग किससे करते हैं हम, विनोअर की मदद से भी करते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? चलो
सो फाइनली आंसर हमें सारे मिल गए किसके, अपने क्वेश्चन के। देख लेते हैं, हार्वेस्टर, स्टोरेज, इरिगेशन, ग्राम, क्रॉप, विनोइंग। इज दैट क्लियर? चलो तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमने फिनिश कर लिया है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर नंबर 1 क्लास 8 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अगर आपको इसके बाद भी कोई भी डाउट हो तो डू लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली क्लियर डाउट्स। एंड स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन प्रोवाइड करता है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम के लिए भी फ्री एजुकेशन है। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्सेज, स्पोकन इंग्लिश टाइप जैसे सारे ही कोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पे। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट भी है जो है www.magnetbrains.com। वहाँ से आप ग्रैब भी कर सकते हैं अपने ई नोट्स। आपको बस ग्रैब ई नोट्स ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड अगर आपको ई नोट्स और ई बुक्स भी ग्रैब करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है उसको क्लिक कीजिए। मैग्नेट ब्रेन्स इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सभी जगह अवेलेबल है। आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है एंड स्टूडेंट्स मेरी वीडियो से डेली अपडेटेड रहना है। सो स्टूडेंट्स स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।